हाँ, हम देखे थे वहाँ, जैसे ही पहुंचे तो देखे एकदम ऐसे पेड़ में उसका पैर बंधा हुआ, ऐसे हाथ बंधे हुए, उसका पूरा ये दोनों चीरा हुआ था, आंख फोड़ दिए, बाल वाल सब छील दिए थे, गोड़ वोड़ एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज उसका प्राइवेट पार्ट पे डंडा भी डाल दिए थे। बोतल भी, कांच की बोतल भी उसके अंदर डाल दिए थे। इतनी भयानक उसको किया है बलात्कार कि कह नहीं सकते। हम तो वहाँ देखते ही तुरंत गिर गए, फिर हमको उठा के लेके आए, तो हम घर आए तो होश आया हमें। आप क्या लगती है लड़की? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी ननद है, वो हमसे बड़ी है। तो अच्छा, कितने कब से गई गायब थी? वो तो रात को 9 बजे से यहाँ से गई थी, 9-10 बजे। तो कितने कितने बजे आपको पता लगा कि अभी तक घर पे नहीं आई है? हमें तो सुबह पता लगा कि अभी तक घर नहीं आई है, तो फिर सब लोग छानबीन करने लगे, नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, उधर बगिए के साइड में गए तो उसका कपड़ा, प्लाजो और कुर्ती और बरा वगैरह सब वहाँ पे फटी चिरी हुई मिली थी। उसके कपड़े में लैटरिन वैटरिन भी सब हो गई थी। जबरदस्ती गोरमा घुस के उठाई ना है। क्या नाम है लड़के का? हमारे लड़का नहीं, हमारे हस्बैंड है, हरिराम नाम है। उनको निर्दोषी थे, दोषी साबित कर दिया गया। हम भी दलित घर की बेटी है, हमारे 3 बच्चे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। उन्हीं के सिवा हमको सबूत चाहिए। कौन कौन फिंगर प्रिंट से सब लगना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। सिर्फ ऐसे सजा सुना दिया गया, ये बात आगे तक जाना चाहिए। हम लोग मर जाएंगे, हमको भी गोली मार दिया जाए, हम जीने नहीं चाहते। जैसे हमारे पति को निर्दोष साबित किया गया है, दोषी वैसे हम लोगों को गोली मार दे, हम लोग जीना नहीं चाहते। अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दर्शन चौकी है और दर्शन चौकी से 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। दरअसल गांव ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। हर कोई इस गांव में घटी एक घटना के बारे में जानने की कोशिश में जुड़ जाता है। दरअसल एक पत्रकार है, जब इस गांव में पहुंचता है और वहां जाने के बाद एक महिला से मुलाकात करता है, माइक उसके सामने करते हुए एक सवाल पूछता है कि क्या तुम भी वहां पे गई थी। तो उस महिला ने कहा कि हाँ, मैं भी वहां पे गई थी और मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो देखती ही रह गई। बताती है कि सूखे नाले के पास बिना कपड़ों के एक लाश मिलती है, जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। करीब से देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उसे पीटा नहीं गया हो, जहां उसको चोट न पहुंचाई गई हो। आंखों के देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी हो। हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए हो। प्राइवेट पार्ट पर जब नजर पड़ती है तो लग रहा था कि जैसे किसी ने डंडा उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया हो। साथ ही कांच की बोतल भी उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दी गई थी और जब गौर से देखा तो लगा जैसे उसकी पोटी भी निकल गई थी। और फिर इस दृश्य को देखने के बाद महिला बेहोश होकर गिर जाती है और जब उस महिला को वहां से उठाकर घर लेकर जाते हैं तब जाकर उसे होश आता है। और पत्रकार ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि जो लड़की मरी है, जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है, दरअसल वो उसकी भाभी लगती है और उम्र में छोटी है। लेकिन जैसे ही पत्रकार ने उससे बातचीत की तो पत्रकार भी सन्न रह जाता है। इसके बाद ये बयान उस महिला का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से करीब 22 साल की वो लड़की जो घर से निकली थी एक धार्मिक कार्यक्रम में और वापस लौटकर कभी आती नहीं है और घर वाले उसकी राह तक रहे थे, उसको जहां तहां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिस रूप में वो मिलती है उस रूप की चर्चा अब चारों तरफ है। उस रात आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास ही दर्शन चौकी लगती है। और दर्शन चौकी से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का इस गांव के अंदर, जो कि एक गांव, उसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस गांव के अंदर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी, वो उस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए अपने घर से रात 10 बजे के आसपास चली जाती है और घर वालों को इस बात की
सुध नहीं थी कि वो वापस आई है कि नहीं आई है। जब दिन निकलता है यानी कि 31 जनवरी 2025 आता है तो वो लड़की घर पर मिलती नहीं है। पूछते हैं तो बताते हैं कि रात को वो धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। अब उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो 31 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे तक उस लड़की को ऐसी कौन सी जगह थी जहां ढूंढा नहीं गया हो। अब घर के लोगों को, परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, आसपास के हो, सभी अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तो नजदीकी चौकी में जाते हैं और वहां जाने के बाद लड़की के बारे में बताते हैं कि हमारी लड़की इस तरह से रात एक धार्मिक कार्यक्रम में गई थी, वहां से वापस लौटकर नहीं आई है, आप हमारी मदद कर दीजिए। जब इसके बाद पुलिस चौकी से परिवार के लोग वापस आ जाते हैं और आने के बाद फिर से लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब लगभग दोपहर के 2 बज जाते हैं और 2 बजे के आसपास पुलिस वाले आते हैं और उस लड़की के घर पर पहुंचते हैं। पूछते हैं कि आखिरकार उस लड़की का घर कहां पर है। लड़की के घर में जाकर बैठ जाते हैं और वो अपना जो पूरी जानकारी है, जिस तरह से पुलिस वाले लेते हैं, लड़की का नाम क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, उसके भाई कितने हैं, कितनी बहन है, कितनी उम्र है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब चीजें पूछताछ कर रहे थे। और घर वाले ने तो साफ साफ बता दिया था कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं, और दिमाग थोड़ा उसका कच्चा था, औसत बुद्धि था, उसका उतना विकास नहीं हो पाया था। तो पुलिस वाले आए और उन पुलिस वालों ने भी वही आराम से घर पर बैठ के पूरी अपनी कार्यवाही पूरी कर ली और उस लड़की को ढूंढने की बिल्कुल जरा भी सहमत नहीं उठाई। यहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं और फिर घर वालों की लगातार चिंताएं बढ़ती चली जाती है और घर वाले फिर शाम के टाइम फिर से चौकी की तरफ रुख करते हैं और बताते हैं कि लड़की वापस लौटकर नहीं आई है, आइए कुछ तो करिए। तब शायद पुलिस वाले पर थोड़ा बहुत दबाव लगा होगा। शाम के 7:30 बजे के आसपास ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसके बावजूद भी शायद पुलिस ने उतनी तात्पर्य से, उतनी ईमानदारी से इस काम में अपनी दिलचस्पी नहीं ली। पुलिस वाले के बारे में बताया जाता है कि जो मीडिया में चल रहा है कि ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन वहां ज्यादा पुलिस वाले नहीं है और अपने स्तर से जहां जहां ये वहां जाकर भी ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लो। परिवार वालों की चिंता तो बढ़ी रही थी। एक रात निकल चुकी थी, दूसरा दिन निकल चुका था और एक और रात आ चुकी थी। अब वो रात भी पूरी गुजर जाती है। अब आता है 1 फरवरी 2025। इसके बाद गांव के परिवार के लोग अब जहां जहां अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, तो गांव में एक ही स्कूल है, ये स्कूल यानी कि आरटीआई का, और एक स्कूल है। स्कूल के पास ही एक शौचालय के अंदर वहां खून से कुछ धब्बे मिलते हैं, छींटे मिलते हैं, यहाँ से कुछ जैसे किसी चीज की रगड़ होती है, उस चीज की रगड़ खेतों की तरफ जा रही थी, वहां तक भी खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब इसके बाद गांव वालों को जब सूचना मिलती है, तब गांव वालों पूरी तरह से हो चुका था कि हाँ कुछ न कुछ जरूर अनहोनी हुई है इस लड़की की, तो जो वो गायब हुई है। तो उसके जो जीजा होते हैं, वो जीजा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। उसके घर से लगभग 700 मीटर पर या 600 मीटर के आसपास की जो दूरी था, वो एक सूखे नाले की तरफ जा रही थी और सूखे नाले के पास आखिरकार वो पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो न्यूड अवस्था में, बिल्कुल नग्न अवस्था में लड़की की लाश मिल जाती है और हाथ और पैर उसके बंधे हुए थे। हालांकि इससे कुछ देर पहले ही बगिया के पास उस लड़की के जो कपड़े थे, वो नीचे के कपड़े, ऊपर के कपड़े, वो भी साथ ही थे। उसके कपड़े में उसकी पॉटी भी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसके साथ बहुत ही ज्यादा जाती की गई हो, इसीलिए वो डर की वजह से उसकी पोटी निकल गई हो और उसका टॉयलेट वगैरह निकल गया हो। आखिरकार अब इस पुलिस तक ये बात पहुंचती है। पुलिस ने जब यहाँ तक जांच पड़ताल करना शुरू किया घर से, तो दूरी से सूखे नाले की लगभग 500 मीटर, ये थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, और जो शौचालय है वो आरटीआई है और वो आरटीआई से लगभग
700 मीटर की दूरी पर ये सूखा नाला है। और ये जो कथा स्थल यानी कि जो धार्मिक कार्यक्रम जहां पर चल रहा था, उस धार्मिक कार्यक्रम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो सूखा नाला था, जहां पर नग्न बॉडी मिली थी, जहां पर उस लड़की का शरीर मिला था। इसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और आरटीआई की जो एक संस्थान है, उस संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत भी करती है। साथ ही जो आसपास में 2 या 3 घर हैं, ज्यादा नहीं है, वहां के लोगों से पूछा जाता है तो वहां के लोग ही शायद इस बात की जानकारी देते हैं कि यहाँ पर एक चौकीदार रहता है। अब चौकीदार कौन है, क्या करता है, इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, क्योंकि इसकी आरटीआई के पास में ही जो शौचालय है, शौचालय के अंदर भी शौचालय के बाहर भी खून के छींटे थे, इसीलिए अब सोचा तो आईटीआई का चौकीदार है, यही पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। और इसमें जब नाम पूछा जाता है तो उसका नाम दिग्विजय सिंह होता है। दिग्विजय सिंह जो रात की प्रक्रिया थी उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे थे, तब वो सटीक बात नहीं बताता है। हालांकि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पुलिस की पूछताछ में और साथ ही गांव से कुछ दूरी पर एक आशापुर में एक शराब का ठेका होता है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा होता है। और ये दिग्विजय सिंह और उसका जो साथी होता है, जिसका नाम हरिराम होता है, वहां पर ये शराब के बोतल लेने के लिए जाते हैं और शराब लेकर आते हैं और शराब लाने के बाद उसको पीते हैं। अब यहाँ से कुछ देर के बाद इनका एक और साथी होता है जिसका नाम विजय साहू होता है। विजय साहू ये बोतल खत्म हो जाते हैं, तब ये दूसरी बोतल लेने के लिए अकेला जाता है। पहले तो 2 दोस्त आते हैं, फिर ये अकेला आता है। और इसके बाद इस लड़की के आते जाते, शायद ये लड़की जब कथा की तरफ से जा रही थी या जो धार्मिक कार्यक्रम था उसकी तरफ से जा रही थी, तभी उस लड़की को इसको मिल जाती है और इन्होंने उस कथा स्थल से कुछ पहले ही उस लड़की का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद अपने उस शौचालय के पास लेकर जाते हैं और वहां उस लड़की को निवस्त्र कर देते हैं और उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। और कपड़े उतारने के बाद उसको, उस लड़की ने जब इस बात का विरोध करना शुरू किया तो उसने उसको बहुत ज्यादा पीटा। और बताया जाता है कि शायद डंटों से उस लड़की की बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। और जब शायद शोर मचा रही थी तो उसने अपने बचने के लिए लोगों से अपील की होगी, तब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। और ये बताया जाता है कि धार्मिक कार्यक्रम में भी साउंड सिस्टम था और साउंड स्पीकर था, उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उस लड़की की चीख की आवाजें उस लाउड स्पीकर की आवाज के सामने दब जाती है। और जब ये आसपास के घर, शायद वो लोग समझ नहीं पाए कि यहाँ पर एक लड़की के साथ दरिंदगी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने उस लड़की के साथ जो भी कर सकते थे, दरिंदगी, जो भी हैवानियत कर सकते थे, अगर प्रत्यक्ष दर्शिका पर पहुंचते हैं, जैसे उसकी भाभी ने एक मीडिया कर्मी को बयान दिया था कि उस लड़की की आंखें जैसे नोच ली गई थी, उस लड़की के हाथ पैर जैसे तोड़ दिए गए थे, उस लड़की से पसलियां जैसे तोड़ दी गई थी, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में जैसा डंडा डाल दिया गया था, प्राइवेट पार्ट में जैसे बोतल डाल दी गई थी, ऐसा उस लड़की की भाभी ने एक पत्रकार के सामने अपने बयान दिए हैं। हालांकि मीडिया ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पुलिस वाले से जानने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने 1-2 दिन बीत जाने के बाद भी ये जो पोस्ट रहा मॉडल रिपोर्ट, उसके बारे में कोई ज्यादा तहसील से जानकारी नहीं दी। हालांकि मीडिया वालों ने अपनी तरफ से, अपनी ही सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो शरीर पर कुछ ऐसा शायद हिस्सा बचा होगा जहां पर उस लड़की की चोट न पहुंचाई गई हो, और 30 से ज्यादा उसके ऊपर चोट के निशान थे, उसकी पसलियां वगैरह भी टूट गई थी। हालांकि पुलिस ने उससे थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उस लड़की की आंखें नहीं फोड़ी गई थी, उनके हाथ पैर नहीं तोड़े गए थे। अगर नहीं तोड़े गए हैं तो पूरी रिपोर्ट क्या है उसको भी सामने लाना चाहिए। आज इस घटना को यानी कि 4 फरवरी 2025 को मैंने सुनाई थी कि लड़की की लाश मिली थी 1 फरवरी 2025 को, लेकिन मीडिया में इस तरह की जो
उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जो पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। आगे हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा, पुलिस ने इस तीनों आरोपियों को, जिसमें दिग्विजय सिंह, उसका दोस्त हरिराम, तीसरा उसका विजय साहू, तीनों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद उसको उन्होंने भी स्वीकार किया कि उन्होंने उस लड़की के साथ जाति की थी, गलत किया था, दरिंदगी की थी, उसको मारा था, पीटा था। इसके पीछे की जो वजह निकल के आती है कि कुछ महीने पहले ही इस लड़की के भाई, उसको दिग्विजय सिंह होता है, उसका विवाद हो जाता है। हालांकि दिग्विजय सिंह का इस परिवार के साथ उठना बैठना भी था, आना जाना भी था, और लड़की के भाई से कुछ नाराज था, गुस्से में था, लेकिन दुश्मनी तो निकालता है और वो लड़की से निकालता है और शराब के नशे में निकालता है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट भी ली जाएगी और इस मामले को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाएगा, चलाया जाएगा, ताकि आरोपियों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा मिल सके। और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का मकसद यही है ताकि इन आरोपियों को कम से कम समय में सजा मिल सके और लोगों को ये मैसेज, ये संदेश जा सके कि बुरे काम करने वाले को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मामला जब सुर्खियों में आता है, मामला जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, मामला जब अखबारों में, टीवी में लगातार चलता है, अब देश के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, साथ ही मायावती हो, अखिलेश यादव हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण हो, फिर क्षेत्रीय संसद अवधेश प्रसाद हो, जब इन्होंने इस मामले को मुखरता के साथ उठाया और ये सोशल मीडिया पर लगातार मामला वायरल होने लगता है, तो उसके बाद सरकार भी इससे सचेत होती है। पुलिस प्रशासन भी, पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी एक दल जाता है। और दल जाने के बाद शासन का जो दल होता है वहां जाने के बाद उस परिवार वालों से मिलता है, उन्हें एक तसल्ली देता है, उन्हें कहता है कि इस मामले में आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना भी संभव हो सकेगा आप लोगों की मदद की जाएगी, परिवार वालों की आर्थिक रूप से, यानी कि कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी कि सजा दिलाई जाएगी, सजा दुना दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर कुछ परिवार वालों को आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। और इस घटना के बाद लोग सन्न रह गए, सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि इस लड़की के साथ जो होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। और भयानक इसलिए भी होता है क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है 22 साल की, जिसकी उम्र आसपास के लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसको चाहते थे, क्योंकि उस लड़की के दिमाग का जो विकास है औसत रूप से उतना नहीं हुआ था। हालांकि वो लड़की घर के सारे काम धंधा करती थी, इसके साथ वो बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी, रहती थी, इसीलिए सभी लोग उसको प्यार करते थे। इसीलिए जब वो गायब हो जाती है तो गायब होने के बाद सभी लोगों ने उसके साथ बड़ी संवेदना के व्यक्त की, सभी लोगों ने उसको ढूंढने में मदद की। लेकिन जैसे ही इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोगों का बुरा हाल हो जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लड़की, इन आरोपियों में से एक आरोपी ऐसा भी होता है जिसको जीजा कह के बुलाया करती थी, जिसको बड़ा सम्मान दिया करती थी, वो भी उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य करेगा, किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वाकई पुलिस को भी वैसे हमें तारीफ करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल अंधा कत्ल होता है। पुलिस ने भी इस मामले में बड़ी तात्पर्य दिखाई और तात्पर्य दिखाने के बाद जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, सीसीटीवी रिपोर्ट होती है और जो इनके खुद के अपने जो सस्पेंस होते हैं, उसके माध्यम से हालांकि ये बात उन आरोपियों को, चाहे वो विजय साहू हो, चाहे वो हरिराम हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, उनके परिवार वालों को गले नहीं उतर रही है। उनको लग रहा है कि उनके परिवार के लोगों को फंसाया गया है। इस मामले में कोई पुख्ता सबूत दिए जाएं और पुख्ता सबूत तब दिए जाएंगे तभी शायद उन्हें तसल्ली होगी। पुख्ता सबूत घर वालों को नहीं बल्कि अदालत में दिए जाएंगे और कोर्ट के सामने दिए जाएंगे। कोर्ट ये तय करेगा कि सही है या गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो आजकल हमारे देश में ऐसा चल रहा है कि किसी भी लड़की के साथ जो रेप होता है, तो प्लीज आप ऐसे लोगों के सपोर्ट कीजिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करके इन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में आप सपोर्ट कीजिए। आप चाहे कैंडल लाइट की ये कैंडल मार्च कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन सपोर्ट कीजिए। आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ वायरल होते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करके एक्टिव होइए ताकि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और कम से कम समय में इनको सजा दिया जाए, ताकि ऐसा दोबारा फिर कभी ना हो। उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।